बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सीरीज का आज हम तीसरा लेक्चर लेंगे। पहले लेक्चर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझने की कोशिश की थी, दूसरे में शराकतदारी के तमाम मामलात को तफसील से हमने समझा, और आज हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया कंपनी के मुख्तलिफ मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मुश्तरका सरमाया कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। ये एक मिल्कियत की शक्ल है कि जिसमें बहुत सारे लोग जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन करेंगे और यानी कि वो मिलकर काम करेंगे और एक मखसूस किस्म का कारोबार आगे बढ़ाएंगे। मकसद यकीनन हर कारोबार की तरह इनका भी प्रॉफिट ही होगा। ये तमाम लोग कैपिटल मिलाएंगे और इससे इनका ये इदारा वजूद में आएगा। इस इदारे का अपना एक नाम होगा प्रॉपर, और ये इदारा एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी के तौर पर काम करेगा, यानी ये अपने मेंबर से बिल्कुल हट कर होगा। प्रोफेसर एल एच हैनी के लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये एक बाकायदा एक शख्स के तौर के ऊपर जाना जाएगा, लेकिन एक आर्टिफिशियल शख्स के तौर के ऊपर जाना जाएगा। इससे क्या मुराद है, इसकी पूरी तफसील अभी हम जानेंगे। लॉ के अंदर कानून की नज़र में इसकी एक बाकायदा अपनी हैसियत होगी। आइए अब इसकी मुख्तलिफ खुसूसियात समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जैसे कि अभी हमने कहा, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जितने भी लोग मिलकर अब यहाँ पर काम करेंगे, ये इनकी अपनी एक रजाकाराना काबिश होगी। ये अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर कम से कम दो लोग होंगे और मैक्सिमम इनकी तादाद 50 हो सकती है, यानी ये वो लोग होंगे जो कि इदारे को चलाएंगे। इनकी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होगी। लेकिन अगर ये एक पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पर मिनिमम तादाद 7 होगी और मैक्सिमम की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। ये सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में और इससे भी ज्यादा इनकी तादाद हो सकती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल शख्स के तौर के ऊपर बाकायदा तस्वुर किया जाएगा और इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मतलब कि अगर जो भी इदारे के नाम पर लोन लिया जा रहा होगा, वो इदारे का ही तस्वुर किया जाएगा। वो जो लोग इस इदारे के मालिकान हैं, जिनको शेयर होल्डर्स कहा जाएगा, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसीलिए ये बिल्कुल एक शख्स के तौर पर तस्वुर होगा, यानी ये अब ये इदारा अपने नाम पर किसी पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और इस नाम के खिलाफ भी बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, मतलब कि एक महदूद लाइबिलिटी होगी। कितनी महदूद होगी? जितनी के इस इदारे का कैपिटल है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी है उस हद तक सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइबिलिटी होगी, उसके आगे इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर इस इदारे की टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए से ऊपर इसकी कोई लाइबिलिटी तस्वुर नहीं की जाएगी। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी इस इदारे के साथ काम करना है तो उनको पहले ये समझना होगा कि इस इदारे को 10 लाख रुपए से ज़्यादा का उधार नहीं दिया जा सकता, यानी ये इदारा इस अमाउंट से ज़्यादा का जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ की जो ओनरशिप है वो मैनेजमेंट से अलग होगी। जो मालिकान होते हैं, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट के बाद बाकायदा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड होगा जो कि इस इदारे को बेसिकली चलाएगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेन इन्वेस्टर्स हों। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सेलेक्ट लोग होंगे, बेसिकली इलेक्ट होंगे, वो इदारे को चलाएंगे। इस इदारे के अंदर अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर हम इसकी मज़ीद एडवांटेजेस देखने की कोशिश करें तो जो इसका एक बहुत मेन फ़ायदा है वो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक मालिक के ऊपर बेस करती है। मालिक है तो इदारा है। पार्टनरशिप भी मालिकान के ऊपर ही बेस कर रही है। जब तक वो मालिकान है, इदारा चलता रहेगा। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लोग दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, तो इदारा जो है वो चलता ही रहेगा। किसी भी शेयर होल्डर के इंतकाल की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से या किसी भी और वजह से इदारे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बहुत अहम फायदा वो है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उससे ज्यादा की कोई लायबिलिटी कभी भी नहीं होगी। अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना, शेयर दूसरे को ट्रांसफर करना यहाँ पर बहुत आसान है। लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो इदारे में काम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव के तहत इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
शेयर्स और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जो इदारे के अंदर मुनाफा होता है वो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ह्यूज कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये प्रॉपर एक लीगल एंटिटी होती है, इदारे की अपनी एक पूरी शख्सियत होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, और ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही पॉसिबल है। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं, और इसमें सबसे पहला जो और बहुत ही अहम मसला जो है वो है इसकी फॉर्मेशन। चूँकि इसमें लोगों का मफादात वाबस्ता होते हैं, आम लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी फॉर्मेशन यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के अमल को एक थोड़ा-सा मुश्किल पेचीदा अमल रखती है, ताकि इस अमल से गुजरने के बाद जो इदारे को कायम करने वाले लोग हैं वो मुकम्मल तौर से गिरफ्त में रहें और लोगों की इन्वेस्टमेंट को नुकसान ना हो। तो फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल होगा। टैक्सेशन का भरपूर निज़ाम होगा जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेयर करना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाए, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मोस्टली रिमेन अननोन, उनको कोई बात पता नहीं होती है, और जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है और उनको पता नहीं चलता है बहुत सारी बातों का, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। और चूंकि मालिकान और कंट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका एक तरफ अगर नुकसान फ़ायदा है कि स्पेशलाइज लोग इदारे को चला रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ नुकसान भी होता है, और वो ये कि जो चलाने वाले होते हैं उनके इंटरेस्ट लेवल में कमी वाक़ई होती है। फ्रॉड के होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, और अगर चूंकि ये इदारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो वहाँ पर होने वाली स्पेकुलेशंस अफवाहों का इस पर भी असर होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में किसी भी किस्म की सिक्रेसी नहीं होती, हर चीज़ का कानून के मुताबिक बाकायदा पब्लिश करना, जनरल पब्लिक तक पूरे डाटा को पहुंचाना लाजमी होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कायम करते वक्त कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनाना ज़रूरी होता है। इनमें से जो पहली है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुनियादी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इदारे के क़याम के वक्त बनानी होती हैं लाजमी तौर के ऊपर। इसमें जो पहली है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिकली ये तय करती है कि ये इदारा जो है ये किन लिमिट्स के अंदर काम करेगा, और ये इन लिमिट्स के बाहर काम नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा जो है वो शेयर होल्डर्स को होता है, यानी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रेडिटर्स को होता है जो कि उधार देंगे, वो इदारे के साथ डील करने में फिर सहूलत महसूस करते हैं क्योंकि उनको इदारे की रेंज का पता होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेस होती हैं, क्लॉजेस मतलब दफ़ात होती हैं कि जो कि मुख्तलिफ चीज़ें बताती हैं इदारे के बारे में। तो यही वजह होती है कि जो शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स या और भी स्टेक होल्डर्स जब भी इस इदारे से कोई ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं तो वो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करते हैं प्रॉपर्ली। इसके ज़रिए इनको पहली चीज़ नेम क्लॉज पता चलती है कि इदारे का नाम क्या होगा, और इसके ज़रिए ये भी तय किया जाता है कि कुछ मखसूस नाम हैं जो कि नहीं रखे जा सकते। मिसाल के तौर पर इन लफ्ज़ों का किंग, क्वीन, एम्परर या यूएनओ, यानी वो लफ्ज़ के जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ इस्तेमाल में मौजूद हैं और वेल नोन है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से नेम क्लॉज में ये भी तय किया जाता है कि इदारे के नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज़ भी लगेगा। दूसरी क्लॉज जो होती है सिचुएशन क्लॉज होती है, जो कि जगह का तयन करती है कि ये इदारा दरअसल कहाँ पर बेस कर रहा है। ये दुनिया में कहीं भी काम करे, लेकिन ये दरअसल बेस कहाँ पे कर रहा है, किस मुल्क में, किस प्रोविंस के अंदर ये असल इसकी लोकेशन है जहाँ से ये बेसिकली ऑपरेट हो रहा है। यानी जब कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो वो कौन सी जगह होगी कि जहाँ पर इस इदारे के साथ कानूनी मामलात को तय किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये तय करते हैं कि ये इदारा काम क्या करेगा, इसकी लिमिट्स क्या होंगी, उस काम की नौइयत क्या होगी। लायबिलिटी क्लॉज का तय किया जाएगा कि इस इदारे की जो लायबिलिटी है वो किस हद तक होगी, उसकी क्या हदूद होंगी। कैपिटल क्लॉज के अंदर तय किया जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा, ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, ये सब चीज़ें तय की जाएंगी। ऑथराइज कैपिटल से मुराद होती है कि एक कैपिटल का तयन किया जाएगा कि जिसके आगे उस इदारे के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट नहीं मुमकिन होगी।
اسی طریقے سے اگر کوئی ادارے کے اندر آلٹریشن کرنا مقصود ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر ہی لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو آئین کمپنی بھی کہا جاتا ہے۔ آئین کمپنی میمورینڈم آف ایسوسیشن کے بعد اب ہم دوسری ڈاکیومنٹ دیکھیں گے جو کہ ہے آرٹیکلس آف ایسوسیشن یعنی قواعد کمپنی۔ اس کے اندر جو ہے مختلف وہ قاعدے قانون لکھے ہوئے ہوں گے جو کہ ادارے کو لیڈ کریں گے، جن کے ذریعے اس ادارے کو چلایا جائے گا۔ وہ تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوں گی، مثال کے طور پر شیئر کیپٹل کا اماؤنٹ کتنا ہوگا، شیئر ہولڈر کے رائٹس کیا ہوں گے، ان کو ڈیویڈنڈ یعنی جو منافع دیا جائے گا وہ کتنا دیا جائے گا، اس کا تعین کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شیئرس یا ڈیبینچرس ہیں ان کو ایشو کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے، جو ٹرانسفر آف شیئرس ہوگا وہ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، جو ڈائریکٹرس ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، وہ کتنے ہوں گے، ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی، ان کی طاقتیں کیا ہوں گی، ڈیویڈنڈ یعنی منافع جو ہے اس کا اعلان کس طرح کیا جائے گا، اگر کوئی شیئرز جو ہیں وہ سرنڈر کرنے ہیں، فورفیٹ کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آڈٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، ادارے کو اگر بند کرنا ہے، وائنڈنگ اپ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آرٹیکلس آف ایسوسیشن میں موجود ہوتی ہیں۔ تیسری اور اہم ڈاکیومنٹ ہوتی ہے پراسپیکٹس۔ پراسپیکٹس دراصل ایک تعارف نامہ ہے جو کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں اگر کوئی شیئر ہولڈر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی شیئر ہولڈر بننا چاہتا ہے، کوئی کریڈیٹر ہے جو کہ ادارے کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اور جو کہ اس ادارے کے اندر اسٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہے، تو اگر اس کو ادارے کا تعارف چاہیے، ادارے کی تفصیلات چاہیے، بنیادی معلومات چاہیے ہیں، تو یہ ساری کی ساری پراسپیکٹس کے اندر تعارف نامے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو بنیادی معلومات مل جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوگی ریگارڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ آف دا کمپنی، ادارہ کب قائم ہوا ہے، اس کی مختلف خصوصیات کیا ہیں، اس کے امپورٹنٹ میٹرز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ بالکل ایک تعارف نامہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی بھی ادارے کے اندر جاتے ہیں، کسی ادارے کا سے ہمیں تعلق جوڑنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا تعارف چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا بھی وہ جو تعارف نامہ ہوتا ہے وہ پراسپیکٹس کہلاتا ہے۔ وہ اس ادارے کا شیئر کیپٹل کتنا ہوگا، آتھورائز کتنا ہوگا، سبسکرائب کتنا ہے، پیڈ اپ کتنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ پراسپیکٹس کے اندر موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، بروکریجز کے معاملات ہیں، کمیشن کے معاملات ہیں تو وہ کتنے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو پراسپیکٹس دراصل ایک بنیادی تعارف نامہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کی، اب تک جو ہمارے 3 لیکچرز تھے ان میں ہم نے ان چیزوں کو سمجھا تھا کہ سول پروپرائٹرشپ کیا ہے، پارٹنرشپ کیا ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا ہے، ان کو ہم نے سمجھ لیا، اور ہم نے ان کی جو فائدے نقصان ہیں اور جو ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے، ایک دوسرے سے مقابلے میں جو ان کا فرق ہے، برتری ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی۔ تو پیپر میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے آپس کے فرق کیا ہیں۔ تو اگر آپ نے سول پارٹنرشپ اور پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی کریکٹرسٹکس یاد کی ہوئی ہیں، ان کو سمجھا ہوا ہے، تو وہی یہاں پر اگر آمنے سامنے لکھ دی جائے تو یہ ڈفرنس کے طور کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آخری میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے، جو ایک کمپنی یعنی بند کیسے کیا جائے گا، اور مکمل طور سے اگر اس کو بند کرنا مقصود ہو اس کے طریقہ کار کیا ہوں گے۔ اور اس کے بیسیکلی 2 طریقے کار ہوتے ہیں کہ وائنڈنگ اپ بائی کورٹ کر دیں یعنی عدالت سے وائنڈ اپ کر دیں، یا والنٹری وائنڈ اپ کر دیں، آپ اس کا رضاکارانہ طور پر ادارے کو بند کر دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے بہت ہی پراپر پروسیجرز ہوں گے، ان پروسیجرز کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ پروسیجرز کمپنی آرڈیننس 1984 کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وائنڈنگ اپ بائی کورٹ ہوگا تو اس کے مختلف گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اسپیشل ریزولوشن ہے جو کہ جنرل میٹنگ کے اندر طے کر لی گئی ہے، اس کے ذریعے ادارے کو بند کیا جا رہا ہے، تو عدالت کے ذریعے اس کو فائنلائز کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور ڈز ناٹ کمنس بزنس ود ان 1 year آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن، ایک ادارہ ہے جو کہ بنایا تو گیا تھا لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ اپنا کام شروع نہیں کر سکا ہے، تو بھی اس ادارے کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے کورٹ کے ذریعے۔
पब्लिक कंपनी में भी wound up if its member are reduced below 7। जो मेंबर्स की तादाद है, जो बुनियादी मेंबर्स हैं, जो कि हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए कम से कम, अगर उनकी तादाद 7 से कम हो गई है तो भी कोर्ट के जरिए इसको वाइंड अप किया जा सकता है। इसी तरीके से जो वॉलंटरी वाइंड अप होगा वो मेंबर्स खुद भी कर सकते हैं, और जो क्रेडिटर्स हैं उनके जरिए भी इसको यहाँ पर वाइंड अप किया जा सकता है। जो मेंबर्स के जरिए वाइंड अप होता है उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, लाइक पीरियड एक्सपायर हो गया है जिसके लिए उस इदारे को बनाया गया था, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन है, या कोई सॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया डिक्लेरेशन हो गई है, तो इस इदारे को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे और फाइनल मीटिंग होगी, डिसोल्यूशन, और फिर उसके बाद इस इदारे को बंद कर दिया जाएगा। और फाइनली क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप है, वाइंडिंग अप इन केस of which a declaration solvency has not been delivered to the registrar is known as creditor voluntary winding up। The companies call a meeting of its creditor and appoints a liquidator। तमाम क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा और लिक्विडेटर को भी साथ में बुलाया जाएगा और इसके साथ तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए किसी भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बंद किया जा सकता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के वो तमाम मामलात हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं जो किसी भी मुख्तलिफ तरीकों से पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी, फ़ायदे नुकसान देखे हमने, साथ ही साथ हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, उनको हमने देखा, और फाइनली हमने ये देखा कि अगर किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बंद किया जाना मकसूद हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा।